हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका पैट्रियट टॉक्स के नए एपिसोड में। इंडिया की पहली लिथियम रिफाइनरी जो लिथियम ओर को प्रोसेस करके बैटरी ग्रेड मटेरियल बनाएगी, वो गुजरात में सेटअप होने वाली है। लिथियम एक रेयर एलिमेंट है जो कि इंडिया में नहीं पाया जाता है। इस रिफाइनरी को जो कंपनी बना रही है वो है मणिकरण पावर लिमिटेड, और ये रिफाइनरी लगभग 10,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से बन रहा है। कंपनी लिथियम ओर ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करेगी और यहाँ प्रोसेस करेगी। लिथियम इस सेंचुरी का सबसे इम्पॉर्टेंट मटेरियल बन सकता है। स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के बैटरीज में लिथियम ही यूज़ होता है, लेकिन इसके अलावा अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हाई कैपेसिटी लिथियम आयन बैटरी यूज़ कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चलन कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए किया जा रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे लिथियम की एक्चुअल इंपॉर्टेंस और कैसे ये आने वाले टाइम में ट्रेड और इवन जियोपॉलिटिक्स को भी इफेक्ट करेगा। 2010 की अगर बात करें तो एक लिथियम आयन बैटरी जो इलेक्ट्रिक कार्स के लिए काम आती थी, उनकी कॉस्ट लगभग $1,000 के आसपास होती थी, लेकिन 2020 में ये फिगर सिर्फ $100 पे आके रुक गया है, और इसके चलते इलेक्ट्रिक कार्स काफ़ी सस्ते और कम्पिटिटिव हो गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इंडियन कंपनी टाटा की नेक्सॉन इलेक्ट्रिक कार सिर्फ 16 लाख रुपये में अवेलेबल है। ये ट्रेंड इसीलिए सिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि बैटरीज काफ़ी ज़रूरी है इलेक्ट्रिक कार्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और शायद आप सब जानते हो कि सभी देश अपने कार्बन एमिशंस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बैटरी टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है आज के दिन। ये तो सिर्फ कार्स की बात थी, लेकिन बैटरी टेक्नोलॉजी और भी कई जगह रोल प्ले करने वाले हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सभी देश ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने में लगे हैं। ग्रीन एनर्जी यानी वो एनर्जी जो विदाउट फॉसिल फ्यूल्स के बनता हो, और पिछले डिकेड में सोलर और विंड एनर्जी प्रोडक्शन में काफ़ी ग्रोथ आई है। लेकिन इन ग्रीन एनर्जी को सस्टेनेबल बनाना इतना आसान नहीं रहा है। ऐसा क्यों है, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम सोलर एनर्जी का एग्जाम्पल लें तो सोलर पैनल्स तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं जब धूप होती है, तो दिन के कुछ घंटों में इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है और घरों तक पहुंचाई जाती है। लेकिन रात में सोलर पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो अगर दिन में प्रोड्यूस की गई सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर ली जाए तो रात में उस पावर को यूज़ किया जा सकेगा। यहीं पे लिथियम आयन बैटरीज रोल में आती है। लेकिन मेन प्रॉब्लम उनकी हाई कॉस्ट रही है, पर अब कॉस्ट घट रही है, तो ये पॉसिबल हो जाता है कि बैटरीज को इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने के काम में लाया जाए। कुछ साल पहले टेस्ला ने जायंट बैटरीज बनाए थे साउथ ऑस्ट्रेलिया में, जो कि विंड एनर्जी को स्टोर करके 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं। ये तो थी दुनिया की बात, लेकिन अब जानते हैं कि हमारा देश कैसे ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इको फ्रेंडली व्हीकल्स को प्रमोट करने के मकसद से फेम इंडिया स्कीम 2015 में ही शुरू कर दिया था। फेम का फुल फॉर्म फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया है। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सब्सिडीज़ देके और चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल करवा के। एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, और ये अपने आप में काफ़ी अच्छा स्टेप है और मायने इसलिए रखता है क्योंकि लगभग 1 लाख रुपए तो कार्स के रजिस्ट्रेशन में ही लग जाता है। तो अगर कस्टमर्स को 1 लाख की बचत होगी तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रिक कार्स खरीदना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अब दोस्तों, अगर आप लोग को लग रहा है कि इलेक्ट्रिक कार्स के आने से पॉल्यूशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो ये टोटली नहीं, बस पार्शली सच है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स को भी चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न बन जाता है। इंडिया में आज भी मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट्स में बनती है। थर्मल पावर प्लांट्स में कोल और पेट्रोलियम जैसे फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ होता है, और ये फॉसिल फ्यूल्स काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन कॉज करते हैं। तो ये ग्रीन इकोनॉमी का सपना तभी पूरा होगा जब इलेक्ट्रिक कार्स और बाकी जगह यूज़ की जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन सोर्सेज से बनी हो। क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए मोदी जी ने 2030 तक इंडिया की ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने के टारगेट को बढ़ाकर 450 गीगावाट कर दिया है, जो कि अपने आप में एक अच्छा प्लान है। अगर ये पॉसिबल हुआ तो इंडिया के लिए ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा। ये जानने के लिए कि लिथियम जियोपॉलिटिक्स को कैसे इफेक्ट करेगा, हमें कुछ साल पहले जाना होगा। कुछ साल पहले जब अमेरिका ने इराक को इन्वेड ये कह के किया था कि वो मिडिल ईस्ट को स्टेबलाइज करना चाहता है, लेकिन इन्वेजन के पीछे का असली रीज़न वहाँ की ऑयल रिसोर्सेज थे जिन पे यूएसए की नज़र थी। सऊदी अरेबिया और यूएस में ट्रेड रिलेशंस भी सऊदी अरेबिया के रिच ऑयल रिसोर्सेज की वजह से है। पिछले साल भी जब यूएस ने ईरान पे सैंक्शंस लगाए थे, तो इंडिया को भी ईरान से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना रोकना पड़ा था। तो ये बात तो आप समझ गए होंगे कि ऑयल कैसे जियोपॉलिटिक्स को इफेक्ट करता है।
और ऐसी सिचुएशन लिथियम के साथ भी बनती दिख रही है, क्योंकि लिथियम भी पोटेंशियली ऑयल के बराबर है और वर्ल्ड इकोनॉमी में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखने लगा है। लिथियम के सबसे ज़्यादा रिजर्व्स रखने वाले कंट्री के बारे में जानते हैं। चिले के पास सबसे ह्यूज रिसोर्सेज हैं 8.6 मिलियन टन्स के साथ। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है 2.8 मिलियन टन्स के रिजर्व के साथ, अर्जेंटीना के पास 1.7 मिलियन टन्स और चाइना के पास 1 मिलियन टन्स के आसपास के लिथियम रिजर्व्स हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया से लिथियम इंपोर्ट करता है और कुछ दिन पहले ही 8 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया ने कंफर्म किया कि वो इंडिया से अपने लिथियम के ट्रेड को एक्सपैंड करेंगे। 2019 में इंडिया ने बोलिविया के साथ एक MOU साइन किया था वहाँ के लिथियम कार्बोनेट को यूज़ करने के लिए और लिथियम बैटरीज के जॉइंट वेंचर्स डेवलप करने के लिए। लेकिन बोलिविया में 2019 में एक कूप हुआ जो कि US से बैक्ड था। 2020 में फिर से ईवो मोरालेस, जिनकी गवर्नमेंट पे कूप हुआ था, पावर में आए जब उनकी सोशलिस्ट पार्टी इलेक्शन जीत गई। बोलिविया का मिलिट्री कूप फिर से उस बात को वेरीफाई कर देता है कि लिथियम ऑलरेडी जियोपॉलिटिक्स को कैसे इफेक्ट करने लगा। तो ये जानकारी थी लिथियम के बारे में कि लिथियम कैसे एक नया फ्यूल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।